इसमें हम लोग इनकम के हिसाब से लोगों को बाँटे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द इनकम कितना है, कितना नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग लो में, लोअर मिडिल में, अपर मिडिल में और हाई इनकम में बाँटे हैं। तो इसमें अलग-अलग कंट्रीज़ के लोगों को हमने बाँटा है, वही इस कंट्री में जो भी लोग रहते हैं, उनकी एक एवरेज इनकम कितनी है, तो इस तरीके से बाँटे हैं। तो ये किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक एंड इसको हम लोग एटलस मेथड भी बोलते हैं और ये हर साल की 1 जुलाई को चेंज होता है। यानी ये जो इनकम है ये चेंज होता है, हर साल के 1 जुलाई को। हम लोग देखते हैं कि तो जिसकी इनकम $14,005 से ज़्यादा होगी, तो उसको हाई इनकम वाली कंट्री मानी जाएगी, कि यानी उस कंट्री में हाई इनकम है। $14,005 को आप अभी जो भी इंडियन रेट चल रहा है, आई थिंक 90 चल रहा है, तो मल्टीप्लाइड विद 90 करके देख लीजिए कि कितना होता है। देन अगर किसी की इनकम 45-16 से लेकर के 14-5 के बीच में है, तो वो अपर मिडिल में आएगी। और अगर किसी की इनकम 1146 से लेकर के 45-15 यानी ₹1,146 से लेकर के ₹4,515 के बीच में आती है, उसको हम लोग लोअर मिडिल में रखते हैं। अगर किसी की इनकम ₹1,146 से कम आएगी, तो उसको हम लोग लो इनकम में रखते हैं, यानी कि उसका इनकम लो है। तो इंडिया इसकी मतलब मिनिमम एवरेज एक वो $2,700 है। तो हम लोग आ जाते हैं इसमें लोअर मिडिल इनकम कंट्री में, यानी इसमें, क्योंकि इसमें 2700 इसी में लाई करेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन एवरेज इनकम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एवरेज इनकम पे बेस्ड है, यानी ये मतलब वहाँ के अमीर लोग, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग सबका इनकम को लेकर कंबाइन करके और एवरेज निकाल के और फिर ये बताया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब ये है कि कोई भी एक जो कंट्री है, एक पर्टिकुलर कंट्री मान लीजिए, तो वो किसी भी अदर कंट्रीज़ के साथ बिज़नेस करने के लिए खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है। इसी को हम लोग 2 कैटेगरीज़ में बाँट दिए हैं, ओपन इकोनॉमी और क्लोज़्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक कंट्री है वो मतलब इंटरनेशनली ट्रेड कर सकती है, यानी किसी भी कंट्री के साथ अपना सामान इंपोर्ट करवा सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है एंड इन्वेस्ट कर सकती है किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री से इन्वेस्टमेंट ले सकती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, मतलब खुली हुई इकोनॉमी। कोई भी देश कोई किसी के भी मतलब उसको उस देश में जाकर के वो बिज़नेस कर सकती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। इसमें एग्ज़ाम्पल में है इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। देन दूसरा है हमारा क्लोज़्ड इकोनॉमी। क्लोज़्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया कि कोई भी एक कंट्री अगर क्लोज़्ड इकोनॉमी को अगर फॉलो करती है या इसके अंडर लाई करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो कंट्री किसी भी दूसरे कंट्री के साथ ना तो इम्पोर्ट करेगा, ना तो एक्सपोर्ट करेगा और ना ही इन्वेस्ट करेगा किसी कंट्री में, और ना ही किसी दूसरे कंट्री को इम्पोर्ट करने देगा, एक्सपोर्ट करने देगा या फिर इन्वेस्ट करने देगा अपनी कंट्री में। तो ये हो गया क्लोज़्ड इकोनॉमी। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे है नॉर्थ कोरिया है और तुर्कमेनिस्तान है। तो नॉर्थ कोरिया के बारे में तो आप लोग न्यूज़ वगैरह में देखते ही रहते होंगे कि बहुत सारा न्यूज़ उसमें चलता है कि भैया वहाँ से कुछ कैमरा वगैरह बहुत किसी ने रिकॉर्ड करके लाया है और ऐसा-ऐसा चीज़ हम लोग देखे हैं वहाँ पे। तो इस तरीके का सीन वगैरह रहता है। और तुर्कमेनिस्तान, इसमें एक एक शहर है जो कि इसकी गवर्नमेंट ने बनाया है। वो शहर मतलब पूरा बिल्कुल व्हाइट शहर है। आप लोग गूगल में सर्च करके देखिएगा, बहुत खूबसूरत दिखता है वो शहर, बिल्कुल व्हाइट बनाया है। तो इसमें ज़रूर सर्च करके देखिएगा तुर्कमेनिस्तान को। अच्छा, इंडिया इंडिया पहले ये क्लोज़्ड इकोनॉमी के अंदर आती थी, यानी कि ये किसी के साथ भी बिज़नेस नहीं करती थी। बट अभी ये ओपन इकोनॉमी के अंदर आती है। अभी ये किसी भी देश के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है एंड इन्वेस्ट वगैरह कर सकती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बेसिस पे अब हम लोगों ने कंट्रीज़ को 3 हिस्सों में बाँट दिया है या 3 कैटेगरी में बाँट दिया है।
तो कि इसमें हम लोग ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि किसको कहते हैं। पहले जान लेते हैं कि ये कैसे, कौन सा कंट्री किसके अंदर फॉल करता है। तो अगर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, तो वो डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में आ जाता है। अगर मीडियम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो वो डेवलपिंग के कैटेगरी में आ जाता है। और अगर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो वो अंडर डेवलप के कैटेगरी में आता है, यानी कि वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। और मीडियम वाला डेवलप कर रहा है, और ये मतलब हाई स्टैंडर्ड लिविंग है, मतलब अभी डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो इंडिया जो है सो इसके अंदर आता है, दैट इज़ डेवलपिंग के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मीडियम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अब देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता क्या है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाता है सबसे पहला कि एजुकेशन, यानी जिस भी कंट्री को हम लोग मतलब जो भी कोई भी कंट्री है तो उसमें एजुकेशन कैसा है, एजुकेशन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। यानी अगर स्कूल्स हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग हाई में रखेंगे। और अगर मान लीजिए कि स्कूल ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और रेयरली ही लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो हम लोग उसको लो में रख देंगे या अंडर डेवलप में रख देंगे। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी पढ़ता लिखता नहीं है वो लोग। उसका दूसरा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसा है, हॉस्पिटल्स वगैरह है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग चेंज करते हैं। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बिल्डिंग विल्डिंग कैसा है ना, वहाँ पे मतलब तरक्की हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें। फिर गरीबी, अब गरीबी में ये लोग ये मत समझ लीजिएगा कि गरीबी लिखा हुआ है इसका मतलब कि भाई ज़्यादा गरीबी होना चाहिए तब वो जो है सो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, ऐसा नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि गरीबी कम होनी चाहिए, ठीक है। देन अगेन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोज़गारी कम होनी चाहिए। अगर ये कम रहेगी इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया है, यानी कि वो ऊपर की तरफ है, डेवलपिंग की तरफ है या डेवलप्ड की तरफ है। और अगर ये सब अगर दोनों ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो लोग अंडर डेवलप में है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का फूड अवेलेबल, यानी कि उसके पास फूड वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसका अच्छा खासा होना चाहिए, है ना, ताकि ऐसा नहीं हो कि आदमी भुखमरी से ही मर जाए। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ भी होनी चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ तो बहुत बढ़िया है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी होनी चाहिए। फिर एवरेज इनकम भी जो है सो होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक इनकम आनी चाहिए कि आदमी अपने इन नीड्स को पूरा कर सके, ठीक है। देन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको आप सेव करके रख रहे हो, यानी बचा करके रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना अगर आपके पास है तो आप उसको बिल्कुल बर्बाद कर दे रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये हो जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि आप कुछ बचा भी रहे हो अपने आने वाले बच्चों के लिए या आने वाले फ्यूचर के लिए। तो इसी को हम लोग इसके अंडर रखते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर। अब आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी के हिसाब से हम लोगों ने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कैपिटलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि प्राइवेट कंपनीज वहाँ की राजा होगी, सिंपल सा मतलब है। यानी कि प्राइवेट कंपनी जो भी है वही मार्केट को चलाएंगे, वही मार्केट पे रूल करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप होता है, यानी कि जो भी प्राइवेट कंपनीज है वो लोग ही ज़्यादा कंट्रोल करती है मार्केट को। नो गवर्नमेंट इंटरफेस, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता है वहाँ पे। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब जो भी प्राइवेट कंपनीज की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे उनका अधिकार रहता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कभी भी आए और कभी भी छीन ले, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। देन मोटिव इनका क्या होता है, इनका मोटिव जनरली इसमें ये होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो क्योंकि कंपटीशन अगर ज़्यादा होता है इसमें तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम होता है, ठीक है। देन आते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन काफ़ी हाई रहता है, वो इसीलिए क्योंकि अगेन कंपटीशन होता है, तो जिसकी वजह से इन लोगों को अडेप्ट करना पड़ता है
कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को मार्केट में लाया जाए एंड अपने राइवल से यानी अपने दुश्मन से ज़्यादा और अच्छी चीज़ों को लाएं ताकि लोग इनके प्रोडक्ट को बाय करें। इसीलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें रहता ही है। प्राइस मैकेनिज्म, तो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो मार्केट के हिसाब से चेंज होता रहता है, यानी जिस हिसाब से डिमांड रहेगा उस हिसाब से सप्लाई रहेगा। अगर बहुत हाई डिमांड आ गया तो मतलब प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, अगर कम डिमांड रहा तो फिर लो हो जाएगा प्राइस। उसके बाद आता है कि इसमें जो है सो चॉइस अवेलेबल बहुत ज़्यादा होता है, यानी लोगों के पास चॉइस अवेलेबल ज़्यादा होता है कि हम इससे सामान लें या इससे लें या उससे लें। तो ये सब बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि अगर बहुत सारी कंपनियां हैं तो फिर लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि हम इसके पास भी जा सकते हैं, इसके पास भी जा सकते हैं। तो इसमें कंपटीशन जो है सो हाई होता है एंड ग्रोथ भी हाई होता है। और आपका जैसे हाई इनकम इनक्वालिटी, यानी कि मतलब जो लोग कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके पास जो लोग मतलब टॉप के प्लेयर्स हैं वो लोग हमेशा टॉप पे रहते हैं और जो नीचे वाले वो हमेशा नीचे रहते हैं। तो वो गैप बन जाता है, बिल्कुल ऐसा ऊपर नीचे का गैप बन जाता है ना, वो गैप बन जाता है, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो लिखा हुआ हाई इनकम इनक्वालिटी, यानी अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है यूएसए है, जापान है और फ्रांस है। तो अभी जैसे जो नेटवर्क कंपनियां हैं जैसे कि जो जियो है, एयरटेल है, एनवीआई है, तो पहले तो बहुत सारी कंपनीज थी, लेकिन अभी जो है सो अभी 3 ही कंपनीज हैं। तो अभी क्योंकि 3 ही कंपनीज हैं तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ये लोग अपना प्राइस पहले तो स्टार्टिंग में बहुत फ्री रखे थे या बहुत कम रखे थे एंड धीरे धीरे अभी जो है सो बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। और बहुत अभी मतलब अच्छा खासा महंगा हो गया है डेटा वगैरह। दूसरा है सोशलिज्म या सेंट्रल या प्लान इकोनॉमी। इसमें जनरली जो है सा गवर्नमेंट ही आपकी राजा होती है, यानी गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती है। जो भी चीज़ है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। पब्लिक सेक्टर ओनरशिप, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी गवर्नमेंट हर जगह मतलब गवर्नमेंट ही रहेगी, बिजनेसमैन दिस इज एवरीथिंग। कोई भी राइट टू प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि भाई ये मेरा प्रॉपर्टी है, हम तो यहाँ गवर्नमेंट को नहीं देंगे या ऐसा है वैसा, ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वाला चीज़ नहीं चलता है। इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव होता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऊपर उठाया जाए। इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, यानी कि इकोनॉमी को प्लान किया जाता है कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेट प्राइस, तो गवर्नमेंट के द्वारा प्राइस डिसाइड होता है। इसमें गवर्नमेंट जो प्राइस फाइनल कर देगी वही फाइनल प्राइस होगा। यहाँ पे बहुत कम ही चॉइस अवेलेबल होता है, लेस चॉइस अवेलेबल, यानी कि मतलब गवर्नमेंट में तो आप लोग देखते ही होंगे कि गवर्नमेंट अगर कंपनियां हैं तो वो मतलब क्योंकि उनको सोशल वेलफेयर करना रहता है, compete वगैरह करना नहीं है किसी से, तो वो लोग जो है सो धीरे 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 करके काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ होता है या फिर बहुत ही कम चॉइस अवेलेबल होता है यहाँ पे। लेस कंपटीशन एंड लेस ग्रोथ, यानी कि कंपटीशन बहुत कम होता है एंड ग्रोथ भी बहुत कम होता है, क्योंकि कंपटीशन कम है मतलब जो गवर्नमेंट दे रही है वही आपको लेना होगा, नहीं लीजिएगा तो नहीं लीजिए, सिंपल सा है। इसीलिए यहाँ पे जो है ग्रोथ भी बहुत कम है। जैसे देख रहे होंगे बीएसएनएल जो कंपनी है वो अभी तक 4G तक ठीक से नहीं ला सकी है सब जगह, है ना। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लेस कंपटीशन और लेस ग्रोथ का। लेस इनकम इनक्वालिटी, तो इनकम इनक्वालिटी भी यहाँ पे कम होती है, वो इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट जो है सो गरीबों को भी देखती है और मिडिल क्लास फैमिलीज को भी देखती है, ज़्यादा से गरीबों को देखती है, तो इसीलिए यहाँ पे लेस इनकम इनक्वालिटी होता है। तो एग्जांपल में है यूएसएसआर, और ये भी है 1922 से 1991 तक इसके अंदर आती थी, सोशलिज्म के अंदर, लेकिन अभी ये भी नहीं आती है। ठीक है, इंडिया इंडिया इसमें नहीं आती है। इंडिया पहले थी बिल्कुल कि बहुत सारे नेता कह रहे थे कि हम लोग को इसके अंदर ही होना चाहिए था, सोशलिज्म के अंदर, लेकिन फिर बोला गया कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। पहले आती थी लेकिन अभी नहीं आती है। उसके बाद तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब
दोनों ही रहेगा, मतलब मिक्स वे में, यानी कि गवर्नमेंट भी रहेगा, सोशलिज्म भी रहता है, और आपका प्राइवेट प्लेयर्स भी रहते हैं, जो कि अभी इंडिया बहुत प्राइम एग्जांपल है उस चीज़ का। ठीक है, तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जांपल इंडिया।